मान लीजिए आपके आंखों के सामने रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, उसमें से एक गाड़ी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे गाड़ी को आपने पकड़ा, मान लो उसको पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। फिर गाड़ी को थोड़ा आगे जाने देते हैं, पॉइंट बी पे पहुंचते हैं। पॉइंट बी पे गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर थोड़ा आगे जाने देते हैं, पॉइंट सी आगे। पॉइंट सी पे गाड़ी की स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हर एक पॉइंट में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी, तो आप क्या कहोगे? और मान लो हर पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते 1-1 सेकंड लग रहा है आपकी गाड़ी को। ठीक है, तो जवाब इसका बहुत सिंपल होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते वक्त 1 सेकंड के अंदर गाड़ी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, और वैसे ही पॉइंट बी से पॉइंट सी जाते वक्त आपकी गाड़ी की स्पीड 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। तो हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। तो ये जो स्पीड का वेरिएशन होता है हर सेकंड, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आज हम क्लियरली समझ लेंगे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि भाई एक्सेलरेशन जो आपने 9th में पढ़ा है वो क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, फिर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, और वहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिराइव कैसे होती है। बहुत ही बेसिक है कॉन्सेप्ट, बहुत आराम से आप कर लोगे। और अगर आपने मेरा पिछला सेशन जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर नहीं देखा हुआ है, तो आपको वो देख लेना चाहिए। आपको इस सेशन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो प्लीज मेक श्योर आप देख लीजिए, पूरा लिंक पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में पूरे क्लास 11 का है ना, प्लीज देखना जरूर। अब उसमें हमने डिफरेंशिएशन को भी रिवाइज किया था, तो डिफरेंशिएशन को भी रिवाइज करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए वो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो उसको देखकर जरूर आइएगा। एंड ऑफ कोर्स की बात है, वेलोसिटी समझे बिना आप एक्सेलरेशन कैसे ही समझ सकते हो, है ना। अब इसके बाद बेटा आज का जो सेशन है ना, मैंने एक चीज स्पेशल की है। अब वो स्पेशल क्या है? आज अब तक मैं आपको बस वर्बली बता रहा था कि भाई हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हर सवाल करते वक्त। तो आज मैंने सवाल वैसे ही रखे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 आने वाले सबसे बेसिक सवाल होंगे आपको जो इस टॉपिक से आएंगे। लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड होगा, और लेवल 3 सबसे डिफिकल्ट सवाल जो आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं वो आज हम सेशन के एंड में करेंगे। लेट मी टेल यू, बहुत बेहतरीन सेशन सवाल है, और जितने भी आप सवाल आज देखोगे ये सारे के सारे नीट पीवाईक्यूज है। और पिछले 20 साल में जो भी एक्सेलरेशन से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड सवाल आया है वो मैं आज करवा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे ख्याल से 40-50 मिनट की वीडियो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साहब ये एक्सेलरेशन क्या होता है। वही होता है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। जिनको याद नहीं, मैं याद दिलाता हूं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? ये सबसे बेसिक एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या तो हम इसको 9th में बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते थे बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हुआ करता था। अब मैं आपको ये बेसिक चीजें भी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इन बेसिक चीजों के ऊपर आपको सीबीएसई क्लास 11th में आपके सवाल आते हैं। इसलिए मैं बेसिक से शुरू करता हूं, नीट लेवल तक ले जाता हूं, ताकि आपके क्लास 11th में कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिनोशन होता है ए से। ठीक है, अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है उसको अगर मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करता हूं, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरी चेंज बन जाती है। मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मेरा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज कितनी हुई? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, है ना। सिंपल एज दैट, डिवाइडेड बाई टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसके अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? आप दिमाग लगा सकते हो, ऑफ कोर्स ही बात है सर, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर्स पर सेकंड, और नीचे देखो ऑलरेडी सेकंड दी हुई है, तो ये सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा एसआई यूनिट बन जाता है आपके एक्सेलरेशन का। परफेक्ट बेटा, अब तक कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन को ग्राफ के थ्रू निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? तो भाई मेरे को सबसे पहले ग्राफ बनानी होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन कौन से ग्राफ से निकलता है? आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी निकल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकल सकता है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी के बेसिस बनाएंगे। वेलोसिटी मान लीजिए मीटर्स पर सेकंड में आपके वाई एक्सिस में दी गई है, और टाइम आपके सेकंड्स के मामले में एक्स एक्सिस में दी गई है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एक्सेलरेशन हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। आपको एक वैल्यू आती है ना एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो 20 माइनस 10, 10 10 बाई 10 आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है।
तो वो ग्राफ कैसे बनता है? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर बेसिकली आपका ग्राफ, जब वीटी ग्राफ बनाते हैं तो वीटी ग्राफ में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे दिखता है ना। ये प्लीज गलती से मत सोचना कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल नहीं बेटा। ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगी? ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जो वक्त के साथ नहीं बदलती है, स्पीड कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस इज कवर्ड इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर कैसे हो गए भाई यूनिफॉर्म मोशन? तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपका एक्सेलरेशन बेसिस टाइम ग्राफ हमेशा, एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना होता है तो फिर वो बेसिकली आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं मिलेगा। स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसा? एक्सेलरेट तो तभी करोगे ना जब स्पीड नॉन कांस्टेंट करना चाहोगे, है कि नहीं? सामने सुंदरता दिख गई तो बाइक उठाओगे ना घुमा घुमा के, ऑफ कोर्स ही बात है ना। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब यहां पर मैं कैसे निकालूंगा आपका एक्सेलरेशन, ये हमने सीखा हुआ है हमारे प्यारे से 9th ग्रेड में। एक एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो, यानी कि स्लोप क्या होती है मैंने बताई थी, आपके कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, ठीक है। और स्लोप का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मैंने सिखाया था आप लोगों को, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने आपको पिछले सेशन में वेलोसिटी के लिए भी सिखाया था। तो यहां पर y2 माइनस y1 क्या है भाई? y एक्सिस है ना। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ के लिए बोलूं, इस पॉइंट को मैं 1 बोलता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं 2 कहता हूं, ठीक है, तो इस पॉइंट से आने वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड पॉइंट से आने वाला y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y2 होगा, और पहले इस पॉइंट पे आने वाला y का कोऑर्डिनेट y1 होगा। वैसे सेकंड पॉइंट से आने वाला आपका x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 होगा, और ये क्या होगा? x1 होगा, ठीक है। अगर आप ये वैल्यूज यहां पर डाल दोगे तो आपको फिर यहां पर जो स्लोप है वो मिल जाएगी। अब लेकिन y एक्सिस अपॉन, यानी कि भाई बेसिकली इन जनरल y2 माइनस y1 क्या है? y कोऑर्डिनेट्स है तो y एक्सिस, और x2 माइनस x1 क्या है? x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस क्या है यहां पर? वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होती है? आपका एक्सेलरेशन होता है। तो बेसिकली वही बात यहां पर घूम फिर के आ जाती है कि अगर आप अपने वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो फिर आपको वहां पर एक्सेलरेशन ही मिलेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो भाई यहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। मान लीजिए अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुआ तो, जैसे कि प्यार से अगर मैंने यहां पर, बहुत ही प्यार से अगर मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक और ग्राफ बना दिया, मान लीजिए, ठीक है। अब ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैंने ग्राफ बना दिया, और ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये आपका टाइम है, टाइम सेकंड्स में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मीटर्स पर सेकंड है, बाकी सब कुछ सेम। लेकिन आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ग्राफ ऐसे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, ग्राफ ऐसे है। तो यहां पर होने वाले मोशन को हम क्या मोशन कहेंगे? ये क्या एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है? जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहां पर स्लोप बनाऊंगा मैं, और स्लोप कैसे बनाते हैं? कर्व्ड में है, मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया हुआ है। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? स्लोप निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगी वो हो जाएगी थीटा, है ना। तो आप देखोगे यहां पर एंगल कितनी पिद्दी सी है, यहां पर बहुत पिद्दी सी है। और वैसे अगर मैं इस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो क्या होगा भाई? इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना चाहूंगा तो यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा, और ये टेंजेंट जो एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगी ये मेरी थीटा हो जाएगी। आप देख सकते हो कितनी, इसके कंपैरिजन कितनी बड़ी एंगल है। तो वैसे एक कर्व लाइन में आप देखोगे हर एक पॉइंट में ये थीटा का वैल्यू अलग होगा। और थीटा क्या होता है? थीटा स्लोप होती है। और स्लोप क्या है आपकी वीटी ग्राफ में? एक्सेलरेशन। यानी कि हर एक पॉइंट में इस ग्राफ में एक्सेलरेशन अलग अलग है। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस टाइप ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन बताओ ना क्या है, तो आप एक वैल्यू नहीं बता पाओगे। यहां पर जैसे बोल देता सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यहां बोल सकते हो क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां नहीं बोल पाओगे। तो आप क्या बताओगे? मान लो सर इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 1, इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 2, तो 1 और 2 के बीच में जो मोशन हो रही है उसका आप मुझे एक एवरेज वैल्यू बताओगे। क्या बताओगे आप यहां पर मुझे? यहां पर आप मुझे बताओगे एक एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओगे, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओगे, है ना। बात समझ में आ गई? तो जो भी आप जैसे मान लो कि यहां पर आपका एक्सेलरेशन है 10, यहां पर है 20, यहां पर है 30, यहां पर है 40, यहां पर है 50 एक्सेलरेशन, तो अब उसकी एक एवरेज वैल्यू मुझे बताओगे। परफेक्ट है, बढ़िया है।
समझ में आ गया बच्चों? अब लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन, आप डरना मत, ऐसा कुछ ज्यादा सवाल नहीं आता है एवरेज एक्सेलरेशन से। मेजरली क्लास 11th में आपको एक्सेलरेशन नहीं आता है, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन में निकालने के लिए बोलेगा, फिर आपको ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही सेम फॉर्मूला लगाना होगा। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट पुट टू मच हेड इनटू इट, बट व्हाट यू नीड टू पुट टू मच हेड इनटू इट इज कि भाई इन दोनों केसेस में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करना, एक काम कर, ठीक है, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। मैं इसमें बताना क्या चाहता था आपको, मैं इसको बताना चाहता था कि एवरेज एक्सेलरेशन होती क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन वहां निकालते हैं जहां पर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, हर पॉइंट पे वेरिएबल हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता था इस पॉइंट में, मैं वो बोलना भूल गया आपको, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते कहां, ये समझना जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल नहीं आते, ये समझना जरूरी है। लेकिन तो एवरेज एक्सेलरेशन इस्तेमाल कहां पे होता है, जहां पर आपका एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तब जाकर वहां पर आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो फिर यहां पर भाई सेम फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इन दोनों केसेस में मैं आपको बोलूं भाई सुनना भाई सुनना, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन बताना, या तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन बताना, तो आप क्या बताओगे? उस पॉइंट मतलब उस छोटे से वक्त में dt, छोटा मतलब dt ना, बहुत छोटा वक्त dt, उस छोटे से वक्त में जो छोटा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है dv, उस छोटे से वक्त में dt जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है dv, अगर मैं आपको बताने के लिए बोलूं तो वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? क्या होगी वो तो इंस्टेंटेनियस होगी। जैसे लास्ट सेशन में पढ़ा था कि भाई किसी भी एक छोटे वक्त पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो वेलोसिटी होगी छोटी वाली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वैसे ही किसी भी चुटकी भर मोमेंट पर अगर आप निकालोगे एक्सेलरेशन तो वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गाइस? Instantaneous acceleration is nothing but when you find out the change in velocity for a very minute amount of time, basically meaning acceleration when t tends to 0. Acceleration when t tends to 0 is what we call it as instantaneous acceleration. तो आप बोल सकते हो acceleration when t tends to 0 is what instantaneous acceleration is. अदरवाइज अगर इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt, ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहां पर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पिछले सेशन में जो हमने सीखा था उससे एक स्टेप फॉरवर्ड है ये। एक स्टेप फॉरवर्ड कैसे? हमने पिछली बार सीखा था वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई। आपका x मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाई dt कर दोगे इंस्टेंटेनियस, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब यहां से आपको v मिल गई, यहां से आपको v मिल गई, तो अगर आपने v यहां पे डाल दिया तो फिर क्या एक्सेलरेशन बन जाएगा dv बाई dt, है ना, एक्सेलरेशन बन जाएगा dv बाई dt। तो हर बार आपको हर सवाल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है, पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर जो आपको वैल्यू आ गई वो वेलोसिटी बन गई, फिर उस वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है ताकि आपको एक्सेलरेशन मिल सके। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर एक सवाल में डबल डिफरेंशिएशन होगी जब एक्सेलरेशन की बात आएगी। बहुत बच्चे पूछते हैं सर डबल डिफरेंशिएशन आपने सिखाया नहीं। भाई सिखाने वाली क्या बात है, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी कर लोगे, 4 डिफरेंशिएशन भी कर लोगे, बट द पॉइंट हियर इज कि भाई डबल डिफरेंशिएशन सिखाने वाली बात थोड़ी होती है। एक बार डिफरेंशिएट किया उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आज हम करने वाले हैं। देयर इज नथिंग टू बी सीरियस और वरीड अबाउट इट। तो यहां पर v के बदले मैं ये dx बाई dt लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया। तो बेसिकली दिस इज व्हाट योर डबल डिफरेंशिएशन इज। हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे जरूर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है बेटा। तो मैंने जो भी अभी लिखा है स्क्रीन पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और ऑफ कोर्स ही बात है, आप जो भी मैं लिखता हूं यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के सेशंस के नोट्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे हर एक सेशन का, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूं जो अभी हमने सीखा, फिर साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। बेसिक लेवल पे एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप एक्सेलरेशन कहते हो, फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे ग्राफ से निकलती है जहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है ना, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वक्त के साथ इक्वल अमाउंट में बढ़ती जाती है। हर सेकंड में मान लो 2-2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो कांस्टेंट हो गया ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। उसका स्लोप आपको देता है, vt ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है।
तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y और x क्या होते हैं, ये आपके किसी भी पॉइंट अगर आप कर्व में ले लो तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। और यहां पर बेसिक सेंस में y2 माइनस y1 y के कोऑर्डिनेट्स है, x2 माइनस x1 x के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस बन जाता है भाई, y एक्सिस क्या वेलोसिटी है, x एक्सिस क्या टाइम है, तो उसका एक्सेलरेशन बन जाता है। अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं ताकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा और बढ़ जाए। और आप देखोगे ये जो सवाल है ये JCEC 2011 का, JCEC यानी कि झारखंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये 2011 का सवाल है, हमारे तत्व से मैंने उठाया हुआ है। वहां पर तत्व का जो किताब है उसमें सारे बोर्ड्स के जो मेजर है, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, सारे बोर्ड्स के सवाल इसमें होते हैं, जिपमर हो गया, नीट के सारे सवाल होते हैं यहाँ पर, है ना। तो वहां से बहुत ही प्यारा सा बेसिक सवाल आया हुआ 2011 में, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो, ये लेवल 1 है, ठीक है बेटा, लेवल 1 का सवाल है ये। तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड देन स्पीड्स अप टू वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, और फिर अचानक से स्पीड बढ़ा देता है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ये हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। करेक्ट है गाइस? कितने सेकंड में किया उसने ये हो गया टाइम आपका 5 सेकंड। बेसिक, सबसे बेसिक सवाल, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस 5 सेकंड्स क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने सीखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ। v आपका 25 है, u आपका 10 है, डिवाइड बाय टाइम कितना आपका 5, तो 25 माइनस 10 हो जाता है आपका 15, 15 बटे 5 हो जाता है आपका 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। परफेक्ट है गाइस? 3 है, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर। परफेक्ट है गाइस? कोई डाउट्स यहाँ पर? कोई भी डाउट्स? कोई भी डाउट्स कर लिया ना? कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, हो गया, इजी, बहुत इजी, ठीक है। अब यहां पर बात है कि सर एवरेज एक्सेलरेशन कब निकालना होता है, कैसे करना होता है एवरेज एक्सेलरेशन का? कुछ नहीं होता है बेटा, जब भी आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तब वहां पर आप एक एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दे सकते, वहां पर आपको एवरेज देना पड़ेगा। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा भाई कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, मतलब एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, बेसिकली वही बात हो जाती है। तो अगेन इसके ऊपर सवाल नहीं आते, जैसे मैंने कहा था, और सवाल आएगा भी तो वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ और नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन ये कब करते हैं? जब हम एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। फिर बात आती है, अगर दोनों केसेस में चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर हमें किसी भी इंस्टेंट में उस मोशन का अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि व्हेन t टेंड्स टू 0, है ना। तो इस मामले में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक छोटे से वक्त में चेंज इन वेलोसिटी, तो dv अपॉन dt आपका फॉर्मूला हो जाता है। हमें ऑलरेडी पता है पिछले सेशन से v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, जो v के आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेसिकली आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होता है डिस्प्लेसमेंट का। जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है उसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सवाल करने शुरू कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये आपका 2012 का एम्स का सवाल है, ये भी लेवल 1 क्वेश्चन है। लेवल 1 क्यों है? क्योंकि ये बहुत ईजी है ना, इसलिए हम इसको लेवल 1 का भाग बनाकर रखे हुए हैं। बहुत ईजी सवाल है ये। A particle moves along the x-axis. The position x of a particle with respect to time from origin given by. तो position of a particle यानी कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दी गई है, सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बताई जा रही है b0 प्लस b1t प्लस b2t स्क्वायर। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है तो मुझे पहले वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मैं dx बाई dt करूंगा, यानी कि अगर मैं x को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं गाइस, तो मेरे लिए बाकी सारी चीजें जो t नहीं है वो एक कांस्टेंट बन जाती है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, यानी कि यहां पर तो मुझे वेलोसिटी निकालनी, तो मैं टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा, तो बाकी सारी चीजें जहां पर t नहीं है वो मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो। जिस बेसिस में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जिस लेटर के लिए, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर वो टर्म मेरे सवाल में नहीं है तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे b0 में मेरा वो t है ही नहीं, तो वो मेरे लिए कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ b1t में आप देखो t है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो b1 बचेगा, और b2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2b2t होता है। जिनको याद नहीं है मैं आपको याद दिला देता हूं, जिनको याद नहीं है, ये मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है, जो मैंने पिछले सेशन में सिखाया भी था, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, कोई भी वैल्यू है जिसको आप x पावर n के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? n सामने आ जाएगी, फिर x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो dx क्यूब बाई dx क्या वैल्यू बन जाएगी मेरी?
3 सामने आ जाएगी और 3 - 1 हो जाएगा। 3 क्या है भाई, 3n है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। जिनको नहीं पता नोट डाउन करें, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए, पिछले सेशन में अगर आप थे तो आपको पता हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब यहां पर आज के दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट डोंट वरी। अगर आपका डिफरेंशिएशन अब स्ट्रांग हो गया है, या तो कॉमन चीज है जो, अगर आपने मेरे डिफरेंशिएशन सेशन नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, प्लीज चेक इट अप राइट नाउ। बहुत प्यार दिया बच्चों ने, आपको देखना चाहिए, ठीक है, चलो देख लेना। हाँ भाई, तो अब ये dx/dt आ चुकी है। अब मुझे इसको डुबा, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा वेलोसिटी है ना, ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब मुझे बस dv/dt करना है ना, मुझे वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो ये तो जीरो भाई, जीरो, b1 का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो हो जाएगा, प्लस 2b2t में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2b2 बच जाएगा आपका। सो माय फाइनल आंसर ऑफ एक्सेलरेशन इज 2b2। 2b2 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी। एम्स 2012 का सवाल है गाइस, बहुत सिंपल सवाल 2012 में फोड़ दिया होगा बच्चों ने, तो इतना ही सिंपल सवाल आ गया, 2 बार डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है। लेवल 1 सवाल है इसलिए मैंने बोला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी लेवल 1 का सवाल है, नीट 2017 का है, बहुत ही सिंपल सवाल है, यानी कि इसका मतलब है कि भाई 8 साल पुराना सवाल है, बहुत 8 नहीं 7 साल पुराना सवाल है ना। देखते हैं कैसे, ठीक है। x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively। तो यहां पर आप देखोगे x और y डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा, यानी कि पॉजिटिव x माइनस x के डायरेक्शन मूव नहीं हो रहा, सिर्फ पॉजिटिव y माइनस y के डायरेक्शन मूव नहीं हो रहा है, वो आपका डायगोनल मूव हो रहा है, किसी डायरेक्शन में डायगोनल मूव हो रहा है, x और y दोनों प्लेन में मूव हो रहा है। तो आइडियली ये 2D प्लेन का सवाल है, लेकिन यार मजा आएगा, करके देखते हैं, ठीक है। The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds, यानी कि 2 सेकंड में दूसरे सेकंड में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो बेसिकली अगर हम यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो चलो करके देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू दी गई है 5t minus 2t स्क्वायर और y की वैल्यू दी गई है 10t, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं टू गेट वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन, क्या होगा, 5t का डिफरेंशिएशन 5 होता है, 2t स्क्वायर का होता है 2 सामने आएगा, तो 2 × 2 4 हो गया और t बच जाएगी। वैसे अगर मैं dy/dt करता हूं विच इज द वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन, तो 10t का डिफरेंशिएशन 10 होता है, ठीक है। अब मैं जाकर निकालूंगा dvx/dt, जो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन क्या बनेगी, 5 का 0 हो जाएगा, -4t में -4 बच जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर vy dy, तो यहाँ पर मैं dvy/dt करूंगा विच इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन, तो -10 का तो 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे मेरा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है विच इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में होगा, हाँ ऑप्शन भी यहाँ पर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आपका जवाब है, ठीक है बेटा, ऑसम। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेवल 1 हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं लेवल 2 पे आ चुके हैं 2018, यानी कि लेवल 2017 में लेवल 1 आया और लेवल 2 हो गया 2017-18 में, यानी क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी बढ़ गई एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब ये लेवल 2 में क्यों रखा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर शायद आपको समझ नहीं आएगा। पढ़ो, देखो, वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, तो आपको इसका वेलोसिटी दिया है, तो आपको लगेगा तो इजी है ना सर, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अरे बबुआ पहले सवाल तो पढ़ ले, है ना, पहले सवाल तो पढ़ दे। 4t × 1 - 2t, ठीक है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम निकालना at which the velocity is maximum, at which velocity is maximum। सबसे पहले सर ये एक्सेलरेशन का सवाल क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो पूछा भी नहीं है, सही बात। दूसरा, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब वेलोसिटी कब मैक्सिमम मुझे कैसे पता चलेगा, लिंक्ड है दोनों। एक्सेलरेशन के सेशन में अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी वो आपको एक्सेलरेशन ही बताएगा, दिमाग लगाइए अब, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी मैक्सिमम है, मान लो कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन कितना होता है, थिंक अबाउट इट गाइस। वेलोसिटी अगर आपकी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम है तो यानी कि वो एक वैल्यू होगी ना, कितनी होगी, मान लो भाई मैं तो मैक्स टू मैक्स 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग सकता हूं, मैक्स टू मैक्स। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला आपको रियलाइज हुआ होगा, अच्छा तो सर आप मैक्स टू मैक्स 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग सकते हो, यानी कि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसके ऊपर बढ़ नहीं सकती ना, मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर आप जा नहीं सकते, वो मैक्स है।
तो यानी कि at maximum velocity, since your velocity is not changing anymore, acceleration is 0. बात समझ में आ रही है? दोबारा वर्जन करो, ठीक है। हम क्या करें, एक कार है, एक कार मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चला सकते हो आप, 200 किलोमीटर पर आर के ऊपर नहीं। तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर लेने के बाद उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उसके ऊपर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, चेंज नहीं होगी, दैट्स इट। तो एक्सेलरेशन 0। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि व्हेन योर एक्सेलरेशन, दैट मींस dv by dt is equal to 0, that is when you have maximum velocity। ये बेटा जल्दी से अपने नोटबुक में उठा कर रख दो, क्योंकि 2018 का सवाल है और बहुत जगहों पर ये सवाल आया हुआ है, और हो सकता है कि भाई इंस्पायर होके बोर्ड वाले भी आपको ये, मतलब स्कूल वाले भी आपके क्लास 11 में सवाल दे दे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो अब तो चीजें सिंपल हो गई ना। तो मुझे बस टाइम निकालनी है जब वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यानी कि मुझे एक्सेलरेशन को 0 अज्यूम करना है, इतना ही है, एक्सेलरेशन 0 अज्यूम करना है, तब मेरे को टाइम मिल जाएगी। तो पहले मैं v से पहले एक्सेलरेशन निकाल तो दूं, तो dv by dt करने से पहले इस इक्वेशन को पढ़ने लायक बनाते हैं। अब ये पढ़ने लायक नहीं है, तो v इज इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 1 इज 40 माइनस 40 माइनस 2t इज भाई 4 2 8 हो गया, और t का स्क्वायर हो गया माइनस 8t स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम इसका dv by dt करेंगे, तो dv by dt क्या हो जाएगा, dv by dt हो जाएगी 4 माइनस 16t बराबर है। ठीक है, तो dv by dt यानी कि आपको एक्सेलरेशन मिल गया है। अब assuming maximum velocity, acceleration should be equal to 0, यानी कि dv by dt should be equal to 0। ठीक है, सो dv by dt को अगर मैं 0 अज्यूम करूंगा तो मेरा 4 माइनस 16t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 वहां चला गया, तो 16t इज इक्वल टू 4, तो t विल बी इक्वल टू 4 बाई 16, यानी कि 1 बाई 4, तो वैल्यू इज 0.25 सेकेंड्स। तो at t is equal to 0.25 seconds, your dv by dt is equal to 0. That means that's when you have maximum velocity. तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ये है, परफेक्ट। क्लियर हो गया? ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? ये नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने लेवल 2 पे डाला। सर ये लेवल 2 है तो लेवल 3 क्या है? आ रहे बबू आ रहे, टेंशन क्या ले रहे हो? लेवल 3 आ गया भाई। लेवल 3 के बस 2 सवाल हैं, फोड़ू एकदम, मजा आ जाए करने में। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं करने के लिए। और इसमें देखो प्रॉब्लम सिर्फ डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप इसको आराम से कर लो। ठीक है, तो पहली बार आप देखोगे यहां पर e वाला टर्म रखा हुआ है, तो पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ e टर्म्स बता देता हूं। ठीक है, अगर मान लो आपका e पावर 2x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, सो यानी कि de2 पावर x डिवाइड बाई dx अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 2x ही होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 2x इज e पावर 2x। अब बस आपका जो ये पावर में जो कॉन्सेप्ट है, पावर में जो आपका जो भी वैल्यू, उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है बस। सो e पावर 2x इंटू 2 हो जाती है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मान लीजिए e पावर 3x पावर 4 है मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर de 3x पावर 4 अगर मैंने लिखा है डिवाइड बाई dx, तो जैसे मैंने कहा e पावर कुछ भी हो उसको वैसे की वैसे लिख दीजिए, e 3x पावर 4, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, वही होता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर n इज e पावर n। ठीक है, सिंपल, क्लियर हो गया? तो जो लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे लिख दो। अब 3x पावर 4 जो भी n है, n को डिफरेंशिएट करो अभी आप, तो n की वैल्यू डिफरेंशिएट करोगे तो 3x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 सामने आ जाती है, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, x पावर क्यूब हो गया। सही है, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या करना होता है, ताकि आप फोड़ दो इस बात पे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर n, ठीक है, dx इज इक्वल टू e पावर n इंटू dn बाई dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जहां पर वेर n इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है ना, n आपका x पावर 4 हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ x का कोई वैल्यू। क्लियर हो गया गाइस? अब तो आप कर लोगे, अब तो आप फोड़ दोगे बेटा, अब तो आप फोड़ दोगे, ऐसा मेरे को पूरा लगता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कितना, k बाई बी स्क्वायर। सवाल को अच्छे से टेपना भाई,
सवाल गलत टेप हो गए ना तो मेरी तरह गलतियां होंगी। 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ठीक है, परफेक्ट है गाइस, बराबर है। वेर बी इज ए कांस्टेंट, देखो सवाल में क्लियरली दिया है कि आपका बी का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, इतना ही है। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है बच्चों की कि वो यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो वो अप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने आपको आज के पहले सेशन में पहले ही सवाल में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे और इसको आप किस टर्म में डिफरेंशिएट करने वाले हो, dx बाई dt करने वाले हो। अगर मैं dt के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जिस भी एक्सप्रेशन में टाइम नहीं है वो मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। तो ये पहला जो फंक्शन है k बाई बी स्क्वायर, इसमें तो t है ही नहीं और बोला भी गया कि b कांस्टेंट है और k का फंक्शन मैं जानता भी नहीं क्या दिया हुआ है, तो k बाई बी स्क्वायर को मैं एज ए कांस्टेंट यानी कि एक नॉर्मल नंबर मानूंगा इसको। k बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 फॉर मी, 7 फॉर यू, 10 for somebody, doesn't matter, it's a random number. So this is as simple as writing down it as 10 into 1 minus e power minus bt, सेम बात हो रही है। तो 10 का आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, साइड में रखा रहोगे ना, यानी कि 3x स्क्वायर अगर आपके सामने होता 3 वहीं का वहीं रहेगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे है कि नहीं, तो उसको वहीं के वहीं रहने दो, कुछ मत करो उसका, कुछ मत करो उसका, कुछ करना ही नहीं है उस बैठ का। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गया, तो डिफरेंशिएट करो भाई। तो k बाई बी स्क्वायर को वैसे के वैसे रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल नंबर है। अब हाँ भाई 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 1 तो कांस्टेंट नंबर हो गई तो 0 हो गया, और वो एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसको भी 0 कर दो, नहीं भाई ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, 3x स्क्वायर है ना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो 3 डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होता है ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब माइनस e टू द पावर माइनस bt का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस bt, e टू द पावर माइनस bt। अब माइनस bt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस bt का डिफरेंशिएशन होता है माइनस b, है ना। Differentiation of 2x is 2, correct? So differentiation of bt is b, that's it, minus bt, ठीक है। आप देखोगे ये वाला जो माइनस b है और ये वाला जो b का स्क्वायर है कट गया, ठीक है, तो बचा गया यहां पर, तो dx बाई dt आपके सामने आ जाएगी k बाई b इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाती है e टू द पावर माइनस bt, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें ये मिल चुकी है वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन निकालनी है। सो इट वुड बी dv बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, k बाई बी अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो k बाई बी वैसे ही लिखोगे आप, कुछ चेंज नहीं करोगे। e पर माइनस bt का डिफरेंशिएशन होता है e पर माइनस bt, सेम टू सेम। अब माइनस bt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस b, दोबारा ये b और ये b कट गया, बचा क्या आपके सामने dv बाई dt उर्फ एक्सेलरेशन बच जाता है, ये माइनस सामने आ गया, k बचा है e पर माइनस bt, है ना, हो गया जवाब भाई। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या था, लेवल 3 में रखा क्यों है मैंने, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंशिएशन की वजह से मैंने लेवल 3 में रखा है, प्रोसेस तो सेम है, 2 बार डिफरेंशिएशन ही करनी है ना। तो जवाब है, मैं देख लेता हूं पहले, माइनस के, हाँ ये आपका ऑप्शन भी जवाब है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। चलो आज का आखिरी सवाल जो लेवल 3 का है, 2015 नीट का है। सर पिछला सवाल कहाँ का था, पिछला सवाल जो है नीट में नहीं आया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे, डिफिकल्ट लगा आपके लिए, इसलिए मैंने उठा लिया तत्व से, है ना। काफी अच्छा सवाल है ये, समझ में आ गया होगा ये, लेकिन 2015 नीट में आया हुआ है, तो सर नीट में ऐसे सवाल आते हैं लेवल 3 लेवल के, हाँ भाई आते हैं, लो देख लो, ये भी एक्चुअली इजी आप कर लोगे। देखो क्या है, A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to the equation Vx equal to, तो यानी कि यहां पर बोला है कि V is a function of x equal to beta x minus 2n, where beta and n are constants, beta और n constant values, यानी कि नंबर से मान लो, तो beta 2 है, n 3 है, मतलब नंबर से हो, ठीक है। And x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, ठीक है। So the acceleration of the particle as a function of x is given by what? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, इसको dv by dt कर लेंगे, है ना, ठीक है। So dv by dt कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, अच्छा सर इसमें तो t है ही नहीं, तो dv by dt 0 हो गया सर, है ना, है कि नहीं है कि नहीं, t तो है ही नहीं उसमें, अगर इतना आसान सवाल होता, डिफरेंशिएशन टी है नहीं तो 0 हो गया, नहीं बेटा, अगर इतना आसान सवाल होता तो नीट में नहीं आता ना,
ठीक है, तो देखो इसको, सिंपल सी बात है, ये x का फंक्शन है, तो इसको पहले टाइम में डिफरेंशिएट मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है dv बाई dt, सही है बेटा। अगर मैं dv बाई dt को dv बाई dx लिखूं और इसको मल्टीप्लाई करूं dx बाई dt से, तो आप कहोगे सर ये कैसे कर लिया आपने, यार dx काट दो तो dv बाई dt बचेगी, एक ही बात है। तो यानी कि बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द इक्वेशन विथ dx, करते हैं ना मैथ्स में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम टर्म रिमेन्स। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, 2 कट जाएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं dv बाई dt को dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकता हूं। अब dv बाई dx क्या है, इसको x के टर्म से डिफरेंशिएट करो, मिल जाएगी, है ना, ठीक है। dv बाई dx, ये तो भाई x का फंक्शन है ना, तो बीटा x टू द पावर -2n। अब आपका जो बीटा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बीटा वैसे की वैसे रहेगी। x पर -2n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2n सामने आ जाएगा और x टू द पावर -2n -1 रहेगी, है ना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n -1, तो n -2n है, x टू द पावर -2n -1, ठीक है, बराबर हो गया। ये हो गया आपका पहला डिफरेंशिएशन भाई, ऑसम, बल्ले बल्ले, बढ़िया। तो यहां पर आप लिख दीजिए इसे, तो dv बाई dx के बदले क्या लिखोगे, -2n बीटा x टू द पावर 2n -1, ठीक है, जो लिखा है मैंने वही लिख दिया, माइनस यहां पर एक और माइनस, ठीक है, परफेक्ट है। इनटू सर dx बाई dt क्या है भाई, dx बाई dt तो वेलोसिटी होती है ना, जो दिया हुआ है। dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, जो दिया हुआ है, तो लिखो इसको यहां पर, बीटा x टू द पावर -2n, सही, ठीक है। अब बस हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर लो, अब हो गया। तो -2n तो कुछ है नहीं यहां पर, तो -2n बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया। अब x है, x टू दी पावर -2n -1 यहां पर है, और यहां पर माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड मतलब -2n हो गया। तो यहां पर मैं आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, -2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर -2n -4n -1। ऑप्शन में है, इतना करने के बाद -2n बीटा सब में, अच्छा इसमें नहीं है, n तो कट गया, -4 वाला ऑप्शन यही है, हाँ। तो -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1, बराबर, ऑप्शन है बराबर, ठीक है बेटा, समझ में आया। दोबारा बता दो, चलो दोबारा बता देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो v फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो आप इसको सीधा dx बाई dt नहीं कर सकते हो ना, dv बाई dt नहीं कर सकते हो, क्योंकि dv बाई dt क्योंकि टाइम का फंक्शन ही नहीं है, तो आप 0 लिख दोगे, गलत हो गया फिर, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, dv बाई dt को dv बाई dx इंटू dx बाई dt किया, यानी कि हमने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस इक्वेशन को। dv बाई dx मतलब इसको अगर मैं dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा, ये वैल्यू मेरी आ जाती है, ठीक है, बीटा इंटू x पर n। x पर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n -1, है ना। तो बीटा लिख दिया, n क्या है यहां पर -2n, x n पर -1 यानी कि -2n -1, ठीक है, बराबर। इसको मैंने लिख दिया यहां पर dv बाई dx के बदले, इनटू dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी दी हुई है, लिख दो सीधा यहां पे। अब बस मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2n बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर x टू दी पावर, अब जब x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n -1 करते तो क्या होता है, ऐड करना पड़ता है ना, x पर n प्लस n -1 ऐड करना पड़ता है जब कॉन्सोनेंट सेम हो। तो यहां पर भी वही किया मैंने, -2n -1 प्लस -2n दैट इज बेसिकली -2n, तो -2n -2n ऐड हो गया, -4n -1 बच गया, खत्म का, ठीक है। चलो अब जाने से पहले सिंपल सा मैंने AIPMT का 2011 का सवाल दिया आपको, यानी कि नीट का, उस वक्त AIPMT बोलते 2011 में, होमवर्क सवाल है। यहां पर भी अगर आप देखोगे आपकी बॉडी 30 मीटर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट और 40 मीटर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर अगेन 2D प्लेन में मूव हो रही है। तो आपको इसका जवाब मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि इस मामले में एक्सेलरेशन कितना आएगा इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जो बच्चे अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, द फास्टेस्ट 5 हु गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, अगले सेशन में उनका चेहरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अपना लोगो, अपना जो प्रोफाइल पिक्चर बदल देना यूट्यूब पर, अच्छा रखना और नाम भी अच्छा रखना, गधा वधा मत रखना, ठीक है। बट थैंक यू सो मच गाइस, रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब साथ ही साथ जो नीट के पिछले 20 साल के जो सवाल हैं, वो सारे सवाल मैं करवाता हूं हमारे वेदांतु तत्व बुक से, जिसमें ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट डिटेल में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में है, बल्कि कॉन्सेप्ट के हजारों वीडियोस भी हैं।
जो आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सिर्फ किताब नहीं, ये नॉलेज का भंडार है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। द बेस्ट बुक्स फॉर नीट इज वेदांतो तत्व, आई कैन टेल यू एनी डे इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। मैंने सारे बुक्स देखे हुए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मिस आउट मत करिएगा, जाकर ले लीजिएगा। बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ भी लिखी थी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मुकाम पर, क्योंकि अभी हम काइनेमेटिक्स 1D में आ चुके हैं, है ना। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो मैंने लिखी हुई है आपके लिए, ठीक है, अचानक से अभी लिखी है बस मैंने, तो सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान सुनना। मंजिल को पाने के लिए भटकते रहते हैं, मंजिल को पाने के लिए भटकते रहते हैं हम, कभी मंजिल तू भी हमारा पीछा कर। कहीं मंजिल ये सुनकर आऊंगी आपके पीछे, कहीं मंजिल ये सुनकर कि आऊंगी मैं आपके पीछे, बस कभी कुछ सीधा और कभी कुछ तिरछा कर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई जेई हो या नीट या बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी जिंदगी में स्ट्रगल हो, कभी कभी बहुत उलट पुलट चीजें करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मानना पड़ता है अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए होती है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना बच्चों। और अभिषेक सर तो आपके साथ हमेशा है। पीस पीपल।